अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और आजकल जैसे कि कोरोना की थर्ड वेव चल रही है और थर्ड वेव में पाकिस्तान इसलिए थोड़ा सा अपने आप को बेहतर फील कर रहा है, सिक्योर फील कर रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी आजकल धड़ाधड़ लग रही है। और बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी जो है वैक्सीनेशन की तरफ आए। पहले थोड़ा सा लोग डरे हुए थे कि वैक्सीनेशन करवाएं या ना करवाएं, लेकिन अब लोगों का ट्रेंड बनता जा रहा है वैक्सीनेशन करवाने की तरफ, और ये एक बहुत ही मुस्बत कदम है। लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जिनका सलूशन मैं इस वीडियो में आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। और वो क्वेश्चंस क्या हैं? सबसे पहले, क्या पाकिस्तानियों को एस्ट्राजेनिका लगवानी चाहिए? और दूसरी बात ये कि क्या ये हमारे अंदर ट्यूमर पैदा कर सकती है? क्योंकि अभी तक ये था कि ये क्लॉटिंग करती है। एस्ट्राजेनिका जो एक ब्रिटिश वैक्सीन है और दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो रही है। कुछ मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज ने इसको बैन भी कर दिया है। मैं पिछली वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। लेकिन आज की वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या ये क्लॉटिंग के अलावा और कौन कौन से इश्यूज पे काम करती है, और तीसरी ये कि ये काम कैसे करती है। एस्ट्राजेनिका, साइनोवैक, साइनोफार्म, फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुटनिक 5, मुख्तलिफ कंट्रीज ने ये जो वैक्सीन बनाई हैं, तो ये काम कैसे करती हैं। और ये कोशिश मेरी होगी कि आम सादा तरीके से, जैसे एक मतलब स्टूडेंट को समझाया जाता है और साइंस के स्टूडेंट्स को जैसे एक मतलब टीचर समझाता है, उस तरीके से मैं इस वीडियो को चलाने की कोशिश करूंगा, ताकि बहुत ही आसानी से आपको ये समझ आ जाए कि ये एस्ट्राजेनिका कैसे काम करती है, और इसके अलावा बाकी इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। और मेरी बीइंग साइंस स्टूडेंट, मेरी एक ज़ाती क्या आपको मशवरा है, और ये किस एज ग्रुप को लगानी चाहिए, मर्दों और औरतों में से किसको लगानी चाहिए, इस पे भी थोड़ी सी मैं बात आपसे करूँगा। ये आपके सामने मैंने एक बनाया हुआ स्ट्रक्चर सा। अब मैं आपको पूरी तफसील से बताता हूँ कि किस तरीके से एस्ट्राजेनिका जो वैक्सीन है वो काम करती है। मैंने आपको वैक्सीनेशन का जो एक तरीकाकार है कि वैक्सीन होती कैसे है, क्या उसका मतलब मेथड क्या है, वो मैं किसी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी सिंपली आप समझिए कि ये वैक्सीनेशन जो है वो ये एस्ट्राजेनिका जो वैक्सीनेशन है उसका क्या मेथड है। तो देखें, ये एक सेल है आपके सामने, ये एक वायरस है बेसिकली, और इस वायरस का जो नाम है वो है एडिनो वायरस। और एडिनो वायरस बेसिकली ये एक ऐसा एडिनो वायरस है जो कि चिंपैंजी के अंदर फ्लू कॉज करता है, या आप कह लें कि कोरोना वायरस कॉज करता है, या कोई भी फ्लू की डिजीज कॉज कर सकता है। तो ये एडिनो वायरस है, और इस एडिनो वायरस में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि कोरोना वायरस जो कि इंसानी बीमारी को कॉज करता है, उसका ऐसा डीएनए डाल दिया जो उस कोरोना वायरस के स्पाइक्स बनाएगा। अब ये जो डीएनए है, यानी कि ऐसा डीएनए जो कि स्पाइक बनाएगा, प्रोटीन स्पाइक जो होते हैं, ये जैसे मैं आपको, ये एक कोरोना वायरस है जो इंसानी मतलब इंसान के ऊपर जो हमला करता है, और जो कोरोना वायरस डिजीज उसका वायरस ये वाला है। और इसके ये स्पाइक्स हैं, बेसिकली ये स्पाइक्स होते हैं जो आपके सेल के ऊपर, ये एक ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन सेल है। तो हमारे सेल के ऊपर कोरोना वायरस जो है ना, वो मतलब जब हमला करता है, जो हमारे अंदर दाखिल होता है, तो ह्यूमन सेल्स के ऊपर आता है, और उसके जो स्पाइक्स हैं बेसिकली वो इससे अटैच होते हैं। जब वो इससे अटैच होते हैं तो फिर इसको रैप्चर करते हैं, और इसको रैप्चर करके ये इसके अंदर चला जाता है, और अंदर जाके फिर क्या करता है, फिर ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और इस तरह से ये फिर अपने आप को हजारों और लाखों में तब्दील कर देता है। तो अब मैं आपको वापस लेके आता हूँ इस तरफ। ये एक चिंपैंजी का या बंदर का के ऊपर हमला करने वाला वायरस है, जिसका नाम एडिनो वायरस है। इसको लिया गया, इसके अंदर जो ये वाला है कोरोना वायरस, इसके अंदर जो डीएनए है, डीएनए की बहुत सारे काम होते हैं, उनमें से एक डीएनए ऐसा है जो कि इन स्पाइक्स को प्रोड्यूस करता है। तो वो वाला जो इन स्पाइक्स को प्रोड्यूस करने वाला डीएनए है, वो हमने इसके अंदर रख दिया। इनके साइंटिस्ट ने इस
इस वाली जो वैक्सीन है उसमें ऐसा डीएनए जो कि ये वाली स्पाइक्स पैदा करता है, जो स्पाइक यहाँ पे लगती हैं, रैप्चर करती हैं और उसके बाद ये कोरोना वायरस जो है वो दाखिल होता है, तो वो स्पाइक जो है इसके अंदर रखा हुआ है। अब क्या होगा, इसको जब ये वैक्सीन हम लगवाते हैं तो क्या होगा कि ये जो एडिनो वायरस है बेसिकली ये उसमें मौजूद है और ये यहाँ तक आएगा, इसके साथ अटैच होगा और उसके बाद फिर इसकी वॉल को रैप्चर करेगा, सेल वॉल को रैप्चर करेगा, तो उसके बाद फिर ये हमारे जिस्म में दाखिल हो गया। समझेंगे ये इस जगह से आया, ये इस जगह से आया और यहाँ पे आके इसने इसको रैप्चर किया, रैप्चर करके तो ये जैसे दाखिल हुआ है तो इसके इर्द गिर्द एक गुलाब सा आप समझ लें आसान अल्फाज में, वो चढ़ जाएगा और फिर क्या होगा कि जिस्म के अंदर मौजूद कुछ एसिड्स होते हैं जो कि इसको रैप्चर करेंगे, इसको गुलाब को तोड़ेंगे और साथ ना सिर्फ गुलाब को तोड़ेंगे बल्कि इसकी ये जो फिलामेंट्स होती हैं इसको भी तोड़ देंगे। जब फिलामेंट्स को तोड़ देंगे तो फिर ये एक बगैर फिलामेंट्स के इस तरह की शक्ल में आ जाएगा। अब ये कैप्सिड बन गया हुआ है और अब क्या होगा, ये जो कैप्सिड है ये इसके न्यूक्लियस में चला जाएगा। हर ह्यूमन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, आप लोग थोड़ी बहुत बायो जानते होंगे। तो जो न्यूक्लियस है अब उसके पास चला गया ये जो कैप्सिड है, यानी कि ये कैप्सिड क्या था, बेसिकली ये एडिनो वायरस था। एडिनो वायरस की अब ये शक्ल बन गई हुई है। अब क्या होगा कि ये जो कैप्सिड है जब ये न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होगा तो उस वक्त क्या करेगा, वो अपनी ये वाली जो डीएनए है, ये कौन सा डीएनए है, ये डीएनए कोरोना वायरस के स्पाइक्स को बनाने वाला डीएनए है। तो ये ऐसा डीएनए जो कि कोरोना वायरस के स्पाइक्स बनाने वाला है वो इसके अंदर मौजूद है और वो जो है वो अब हम देखते हैं कि वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। ये डीएनए ऑफ एडिनोवायरस, डीएनए ऑफ एडिनोवायरस जो है बेसिकली ये यानी कि एडिनोवायरस के अंदर ऐसा डीएनए जो कि कोरोना वायरस का डीएनए है जो स्पाइक्स बनाने वाला है, वो अब ह्यूमन सेल्स के अंदर चल जाएगा और ह्यूमन सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल दाखिल हो गया, अब ये ह्यूमन सेल्स में दाखिल हो चुका हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये होगा कि इसके अंदर अपना भी एक डीएनए है, यानी कि ये तो वो डीएनए है ना जो कि बेसिकली कोरोना वायरस के स्पाइक्स बनाने वाला है और इसको लेके कौन आया है, इसको लेके आया एडिनो वायरस जो कि बंदर से लिया गया था। ठीक है, कहानी सिंपल सी है कि बंदर से लिया गया, बंदर के ऊपर हमला करने वाला एक वायरस है उसको लिया गया, उसके अंदर कोरोना वायरस की स्पाइक्स बनाने वाला डीएनए डाला गया, इसको इसके ऊपर अप्लाई किया गया। ये वैक्सीन है बेसिकली हमारी, ये हमारी वैक्सीन है। जब इंजेक्ट होती है हमारे अंदर, जब इंजेक्ट होता है तो ये वाले जो वायरस है बेसिकली ये हमारे अंदर से चले जाते हैं और फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये जब हमारे सेल में दाखिल हुआ तो फिर फाइनली ये वायरस ये जो है वो उसके अंदर वो ऐसा डीएनए मौजूद है जो कि कोरोना वायरस के स्पाइक्स बनाता है, तो ये हमारे न्यूक्लियस में चला जाएगा। अब न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर अपना भी डीएनए मौजूद है जो कि इंसानी डीएनए, वो डीएनए अपना काम करता रहेगा, लेकिन साथ के साथ कोई भी नई चीज आती है तो उसके साथ भी वो कुछ ना कुछ एक्शन करता है। अब उसके साथ क्या एक्शन करेगा मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको तफसील से बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड अभी बना के आपको समझाता हूँ जी। तो अब इस वाली स्लाइड में हम ये देखेंगे कि कैसे सेल के न्यूक्लियस के अंदर वो जो हमारा डीएनए आया था, जो एडिनो वायरस ने डीएनए भेजा था कोरोना वायरस की स्पाइक बनाने वाले प्रोटीन का, अब वो क्या काम करेगा। ये हमारा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है और जो ये वाला मैंने बनाया हुआ है ये डीएनए है। कौन सा डीएनए है, ये वो डीएनए है जो कि बाहर से आया था, यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो कस्पिड था इसके अंदर एक डीएनए मौजूद था, वो डीएनए इसके अंदर आ गया और उसकी ये शक्ल मैंने बना दी है। अच्छा, अब ये जो डीएनए है हमारे पास पहले भी डीएनए मौजूद है जो कि मैं अभी उसका तस्करा नहीं कर रहा, वो हमारा अपना डीएनए है, वो अपना काम करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी होती है, वो है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, कॉपी, ये फोटोकॉपी मशीन होती है, ये जरा गौर से समझिएगा, ये एक फोटोकॉपी मशीन है।
इसने क्या करना है, जो बाहर से आया उसकी फोटोकॉपी करनी है। डीएनए अगर फॉर एग्जाम्पल बाहर से आता है तो इसकी फोटोकॉपी करेगा। ओरिजिनल कॉपी को हम डीएनए कहेंगे और जो उसकी फोटोकॉपी है ना उसको कहेंगे मैसेंजर आरएनए। एग्जैक्टली वही चीज ओरिजिनल जो है वो ये मौजूद है, लेकिन उसकी जो फोटोकॉपी है उसको क्या बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए। अब क्या था, ये कौन सा डीएनए था, ये कोरोना वायरस की स्पाइक जो है उसको बनाने वाला जो डीएनए है, क्योंकि डीएनए से प्रोटीन बनती है, डीएनए से प्रोटीन बनती है, तो प्रोटीन बनती है राइबोसोम्स के अंदर। अभी मैं जाता हूँ उस तरफ। तो अभी क्या है कि ये डीएनए वो वाला है जो कि कोरोना वायरस की स्पाइक बनाने वाला की प्रोटीन बनाता है, उसको उसकी फिर क्या होगी, उसकी कॉपी होगी, यहाँ पे उसकी कॉपी होगी, कॉपी होगी, फोटोकॉपी लगी हुई है, ये आरएनए पॉलीमरेज इसकी फोटोकॉपी करेगा और मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। और ये अब फोटोकॉपी करता चला जाएगा, 1 2 3 4 हजार 15,000 20,000। तो क्या होगा, अब ये जो मैसेंजर आरएनए ये बाहर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका अब यहाँ पे काम खत्म हो गया। ये बाहर आ गए, बाहर आके तो ये कहाँ चले गए, ये चले गए जनाब राइबोसोम के अंदर। अब राइबोसोम जो है बेसिकली ये एक फैक्ट्री है। ये किस चीज की फैक्ट्री है, ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। जैसे ही इसको मैसेंजर आरएनए मिलता है, ये इस मैसेंजर आरएनए को की कोडिंग के लिहाज से, जिस तरह की कोडिंग होगी उस लिहाज से प्रोटीन बनाता है। अब मैंने आपको बताया था कि ये इसके अंदर कौन सी कोडिंग मौजूद है, जो कि स्पाइक्स बनाती है कोरोना वायरस की, वो वाली कोडिंग मौजूद है। तो क्या होगा, ये जो राइबोसोम है ये वो वाली प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। ये देखें, ये वो स्पाइक्स है, ये वही वाली स्पाइक्स है जो ये वाली है कोरोना वायरस वाली। तो अब हमारी बॉडी के अंदर स्पाइक्स बनना शुरू हो गई, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर स्पाइक्स बनना शुरू होंगी। और जब ये स्पाइक्स बन जाएंगी तो ये स्पाइक्स जो हैं अब ये इंट्रोड्यूस होंगी किसको, हमारी डिफेंसिव सिस्टम को। क्योंकि अब देखें ना, नई चीज जिस्म में आ गई है। जैसे ही कोई नई चीज जिस्म में आती है, जैसे आप देखें कि एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर के अंदर कोई पाकिस्तानी अगर है तो वो तो ठीक है, उसके पास आईडी कार्ड होगा। जैसे ही कोई ऐसा बंदा नजर आएगा कि उसके पास आईडी कार्ड नहीं है और वाकई उसकी शिनाख्त की जाए तो पता चले ये तो कोई पाकिस्तानी है ही नहीं, तो ऑब्वियसली एजेंसी वाले उसको पकड़ लेंगे। तो डिफेंस सिस्टम हमारा ये काम करता है। सेम उसी तरीके से ये स्पाइक्स जो है ये हमारी नहीं है, ये किसकी स्पाइक्स है, ये कोरोना वायरस की स्पाइक्स है। जैसे ही ये स्पाइक्स जो है वो हमारा जिस्म जो डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट करेगा, उसकी एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बनना शुरू हो जाएंगी। और ये अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एंटीजन के लिहाज से बनती हैं, जिस तरह की चीज होगी उस तरह की एंटीबॉडीज होंगी। तो अब जब ये इस तरह की ये एंटीबॉडीज जो है बेसिकली इसके खिलाफ काम करेंगी, तो फॉर एग्जांपल उस बंदे ने जिसके अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, उसने कहीं कोरोना वायरस के मरीज के साथ मतलब उसको सांस लिया और उसके अंदर वो कोरोना वायरस चला गया। अब जैसे ही कोरोना वायरस उसके आएगा, यहाँ पे अटैच होने की कोशिश करेगा, इन स्पाइस को अटैच करेगा, तो इन्हीं स्पाइस की तरह की स्पाइस पहले से मौजूद है और इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी हुई हैं, तो वो फौरन ही इसको भी डिस्ट्रॉय करेंगी और इसको भी डिस्ट्रॉय करेंगी। और इस तरह से क्या होगा कि ये कोरोना वायरस जो है इसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा। और चाहे जितने मर्जी कोरोना वायरस से बातें रहे, वो हमारे सेल के ऊपर अटैच नहीं हो पाएंगे। जब सेल पे अटैच नहीं हो पाएंगे तो फिर अगला काम भी नहीं कर पाएंगे, अब ना अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएंगे और कुछ ही देर में वो अपनी लाइफ उसकी खत्म हो जाएगी। और वो जब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो उस बंदे को कोरोना का इफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। या ये डिपेंड करता है कि एंटीबॉडीज कितनी बन रही हैं। अब अगर हेल्दी बंदा है तो ये एंटीबॉडी यहाँ से मैसेंजर आरएनए आते रहेंगे, यहाँ से क्या होगा, ये जो राइबोसोम है वो स्पाइक्स बनाती रहेगी और स्पाइक्स बनेगी और उसके बाद फिर उसके ऊपर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी और एंटीबॉडीज बनती रहेंगी। और उस लिहाज से वो कोरोना वायरस अगर आता है तो फिर वो उसको ब्रेक कर देगा, उसको उधर नहीं आने देगा। और इस तरह से इसको कंट्रोल फॉर्म में इस रिएक्शन इस अमल को जारी रखा जाता है। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि एस्ट्राजेनिका का तो आपको समझ आ गया। कहानी मैंने स्टार्ट की थी बंदर में जाने वाले वायरस से, कि एक वायरस था जो कि बंदर के अंदर जाके तो उसके अंदर एक नज़ला या इस तरह की चीज प्रोड्यूस करता था। उसको उसके अंदर हमने इंजेक्ट कर दिया था कोरोना वायरस का डीएनए, वो वाला जिससे बनती है स्पाइक्स। और फिर सारी कहानी मैंने आपको समझा दी। अब हम आते हैं मॉडर्ना की तरफ और इसी तरह के और जो वैक्सीन हैं, ठीक है। मॉडर्ना वाले जो मॉडर्ना है, फाइजर है, बड़ी मशहूर अमेरिकन वैक्सीन हैं, वो क्या करते हैं,
वो इस सारी कहानी की तरफ नहीं जाते हैं, वो डायरेक्टली इस जगह पे आ जाते हैं कि मैसेंजर आरएनए लेके, ऐसे मैसेंजर आरएनए जो स्पाइक्स को प्रोड्यूस करेंगे, कोरोना वायरस की उस प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे, तो डायरेक्टली वही इंजेक्ट किए जाते हैं, बजाय इसके कि एक बंदर का लिया जाए वायरस और उसको फिर करके फिर उसके बाद इसको छेड़ा जाए, ये न्यूक्लियस को छोड़ा जाए, न्यूक्लियस के अंदर जाके इसकी कॉपियां बनाई जाए, कॉपियां बना के वो बाहर लाया जाए, तो क्यों ना हम डायरेक्टली इंजेक्ट करें इसको, मैसेंजर आरएनए को। तो फाइजर है, मॉडर्ना है, ये वैक्सीन जो है इनमें क्या होता है कि ये डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए ही जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं और यहाँ से राइबोसोम उनकी कॉपीज बनाता रहता है और इस तरह से ये वैक्सीन जो है वो काम कर रही होती है। उसमें हमें जो हमारा न्यूक्लियस है उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब अगली स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो साइनोफार्म है और साइनोवैक है वो किस तरह काम करती है, जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसका क्या काम है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। जी, अब हम देखते हैं कि साइनोफार्म और साइनोवैक जो चाइनीज़ वैक्सीन है वो कैसे काम कर रही है। और पहले इसका मैं थोड़ा सा मतलब साइंटिफिक आपके सामने मैकेनिज्म बताऊंगा, उसके बाद फिर रिकमेंडेशन भी अपनी तरफ से करूंगा कि क्या कौन सी वैक्सीन हमें यूज़ करनी चाहिए। इसमें ये होता है कि कोरोना वायरस जो है ना उसको ही मार दिया, यानी कि जो हमने पहले देखा था कि जो पूरा प्रोसेस देखा कि एडिनो वायरस जो है वो उसमें ब्रिटिश जो वैक्सीन थी जो हमने अभी देखा एस्ट्राजेनेका कि उसका सारा केस था कि उसमें एडिनो वायरस को जिस्म में दाखिल किया जाता है, जबकि साइनोफॉर्म में साइनोवैक में बिल्कुल अलग तरीकाकार है। इसमें कोई मैसेंजर आरएनए नहीं लिया था, ना ही कोई पूरा का पूरा एडिनो वायरस लिया जाता है, बल्कि कोरोना वायरस को लिया जाता है, उसको किल किया जाता है, उसे किल करके हीट में एक स्पेसिफिक हीट में जाके उसको किल कर दिया जाता है, उसको मतलब बेसिकली नॉन फंक्शनल कर दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो यानी कि ये जो चाइनीज़ टेक्निक है वही पुरानी वैक्सीनेशन की टेक्निक है जिस पे वैक्सीनेशन बाकी भी बीमारियों की चलती आ रही है कि जरा जर्म्स को किल करो और किल करने के बाद उसको इंजेक्ट कर दो। अब क्या होगा कि ये किल्ड जर्म्स हैं, जैसे ही हमारे अंदर दाखिल होंगे तो हमारा डिफेंसिव सिस्टम जो है फ़ौरन एक्टिवेट हो जाएगा और वो एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप होंगी, वो एंटीबॉडीज इसके ऊपर अटैक करेंगे एंटीबॉडीज, तो ऑब्वियसली ये पहले ही मरे हुए जर्म्स हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे और हमारे जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज चलना शुरू हो जाएंगी, मौजूद मतलब उनकी तादाद आ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। फिर अगर कोई हवा से सांस लेने से मरीज के अंदर अलाइव वायरस जाता है, किसी एक से दूसरे से कहीं से अलाइव वायरस आ गया, वो मतलब फंक्शनल वायरस है, जैसे ही हमारे अंदर आएगा इससे पहले कि वो सेट हो और आगे किसी सेल को अपनी मतलब वो जो इसकी ये स्पाइक जो प्रोटीन है इसको फिक्स करे, उससे पहले ही मौजूद एंटीबॉडीज होंगी वो उसको किल कर देंगी, तो पहले ही डिफेंसिव सिस्टम जो है मुतहरिक हो जाएगा। तो ये एक बड़ी सेफ किस्म की टेक्निक है और मैं इसी को मतलब रिकमेंड करूँगा कि हमें ये साइनोफार्म और साइनोवैक जो है लगवानी चाहिए। और पहले बड़ा अच्छा इकदाम था, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने साइनोफार्म मंगवाई और 60+ लोगों में साइनोफार्म लगाई और इसी तरह से मतलब पहले थी साइनोफार्म, फिर साइनोवैक भी आ गई और फिर उसको WHO वालों ने रिकमेंड भी कर दिया और उसके बाद फिर अभी आजकल एस्ट्राजेनेका यूज़ हो रही है और एस्ट्राजेनेका में दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक उसमें क्लॉटिंग का इशू आता है लेकिन वो बहुत कम है, वो मतलब आप कह लें कि 0.0001% है, तो ये बहुत ही मतलब आप कह लें कि रेयर चांसेस हैं, लेकिन क्लॉटिंग है तो है। तो अगर किसी सेहतमंद बंदे को ये लगाई जा रही है और उसके बाद अगर क्लॉटिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, क्लॉट आ जाती है, क्लॉट की वजह से डेथ या उसका ब्रेन हैमरेज हो जाता है, कोई भी इशू हो सकता है, तो ये एक हिफ्ज़ मातकद्दुम के तहत लगाया गया इंजेक्शन था, टीका था और उसकी वजह से मेरा क्लॉट बन गया और मेरी डेथ हो गई, तो ये मेरे लिए नुकसान का सौदा था। बहरहाल इस हवाले से एस्ट्राजेनेका थोड़ा सा, और दूसरी बात एक और भी है, मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया कि एस्ट्राजेनेका में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर मैसेंजर आरएनए बन रहा है। अब उसमें जब मैसेंजर आरएनए बन रहा है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो जो
फैक्ट्री बन गई ना उसकी, फोटोकॉपी जो मैं बताया था आपको, सारे पॉलीमरेज वाला, आरएनए पॉलीमरेज, तो क्या होगा कि कुछ और भी प्रोसेस चल सकता है, ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, कुछ और भी मतलब इसमें, तो इसकी वजह से ट्यूमर्स बनने के चांसेस भी हो सकते हैं। उसकी एक पूरी साइंस है, थोड़ी सी और मतलब डिटेल में जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि ये इसमें ट्यूमर्स या इस तरह की चीज़ भी बन सकती है, या एक्स्ट्रा सेल्स बन सकते हैं, एक्स्ट्रा बॉडी मटेरियल बन सकता है जो बाद में डेंजरस भी हो सकता है। तो बहरहाल इसलिए, लेकिन ये मतलब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस की मेरी रिकमेंडेशन है, आप अपनी अथेंटिसिटी किसी मतलब अपने फिजिशियन से चेक कर सकते हैं, कि उससे मशवरा ले सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि इफ़ पॉसिबल यू मस्ट गो फॉर साइनोफॉर्म और साइनोवैक। और अगर बात की जाए क्लॉटिंग के हवाले से, जो क्लॉटिंग का इशू आ रहा है एस्ट्राजेनिका की, तो वो मर्दों में नहीं आ रहा, वो औरतों में आ रहा है। तो अगर और औरतों में 60+ की औरतों में नहीं आ रहा, तो अगर कोई 60+ की फीमेल्स हैं, ठीक है, वो भी मतलब रिकमेंडेड है कि वो लगा सकते हैं एस्ट्राजेनिका। और ह्यूमन जो मेल जो पीपल हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन फीमेल्स जो लेस 60 हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। और बाकी ये कि बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जो मुझे अक्सर मतलब पूछे जाते हैं, तो उस वाले से इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनका भी आंसर दूंगा। और बहुत सारी इससे रेलेवेंट कि वैक्सीन होती कैसे है, क्या काम करती है, और बाकी आप किस तरह से वैक्सीनेशन करवाएं, और मेरा अपना पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा वैक्सीनेशन करवाने का, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वही SOPs के ऊपर अमल करना है, और अब एक हेल्दी मुआशरा बनाने में आपका कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।